हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल दोस्त आज 22 अगस्त है और दोस्तों आज के पहले शिफ्ट का साथीगण एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों आज के पेपर में क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो मेरा दोस्त पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 क्या कहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल 13 और आर्टिकल 37 आप सबको दोस्तों याद करके जानिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा कभी भी लागू नहीं कराया जा सकता है, यही दोस्तों आर्टिकल 37 में कहा जाता है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी को कोई भी न्यायालय द्वारा दोस्तों लागू नहीं कराया जा सकता है, आर्टिकल 37 में कहा गया है। और आर्टिकल 13 दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है मैं कहता हूँ क्योंकि दोस्तों हमेशा कहता है कि हमारे जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार है ना, वो राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण से 6 के 6 मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो, ठीक है। अगर राज्य सरकार बना भी देता ना दोस्त तो ये आर्टिकल 13 ही समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से डीपीएसपी से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आने वाली शिफ्टों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आर्टिकल 39 ये की बात करूँ तो गरीबी के लिए मुक्त कानून सहायता करने के लिए बारे में दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 39 ये में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 40 की बात करूं तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर मैं आर्टिकल 43 की बात करूं तो श्रमिकों के लिए उचित वेतन और जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दोस्तों आर्टिकल 43 में कहा गया है। इसी तरह से अगर मैं आर्टिकल 44 की बात करूं तो समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 47 की बात करूं मेरे दोस्त पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने के बारे में कहा गया है। इसी के साथ अगर मैं अनुच्छेद 51 की बात करूं मेरे दोस्त तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कहा गया है ना। तो ये सभी के सभी दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों क्लास चाहिए तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है। और दोस्त मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य होता है, चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के 20 दोस्तों इसका टाइम पीरियड माना जाता है और ये बेसिकली पूछा गया था कि इसका मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित था, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कृषि पे जो कि विकास था, आप सबको साथीगण पता था। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके एग्जाम ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था तो 1951 से लेकर 1956 तक। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये कौन से मॉडल पे आधारित था तो हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, जो एक छात्र को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद करके जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इनका टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1956 से लेकर 1961 तक था। लेकिन अगर मैं कहूँ इनका टाइम पीरियड क्या था तो दोस्तों 1956 से 61, लेकिन इनका अगर मैं बात करूँ कि कौन से मॉडल पे आधारित था तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, है ना। तो ये पहली और दूसरी याद रखिएगा। लेकिन इसी के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके 1969 से लेकर 1974 के बीच में टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कौन से मॉडल पे आधारित था तो गाडगिल मॉडल पे आधारित था। तो दोस्त ये पहले दूसरे तीसरे इनका टाइम पीरियड और ये कौन से मॉडल पे आधारित था याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में दोस्त ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि रबी सीजन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु गेहूं की वृद्धि के लिए क्यों आदर्श है, आप सबको दोस्तों आंसर इसको देना है, ठीक है। और बहुत ऐसे छात्र जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आया था, ठीक है। लेकिन ठंडा तापमान और पर्याप्त नमी के कारण से दोस्तों वहाँ पे गेहूं की वृद्धि के लिए एक अच्छे आदर्श के रूप में माना जाता है ना। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से रबी फसल और खरीफ फसल में हमेशा लोग कन्फ्यूजन होता है। मैं दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। रबी फसल दोस्तों सबसे पहले याद रखने की अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। जैसे दोस्त मैं गांव के रहने वाला एज एक स्टूडेंट हूं और एज अ टीचर भी मैं छोटा मोटा हूं, है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ रबी फसल दोस्त सबसे पहले आप जैसे देखो हमारे यहाँ गेहूँ रोपा जाता है,
आलू रोपा जाता है, सरसों रोपा जाता है। तो ये दोस्त कहीं ना कहीं अक्टूबर और नवंबर, जैसे अभी दोस्त धान ऊन है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तो रोपा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे दोस्त अभी जैसे धान का हमारे जो खेती जो छोटा छोटा जो खेती होता है ना, यहाँ पे जब धान कट जाता है ना, तुरंत दोस्त यहाँ पे गेहूँ लग जाता है, मक्का लग जाता है, सॉरी मक्का नहीं, गेहूँ सरसों वगैरह वगैरह लगा दिया जाता है, और फिर मार्च या अप्रैल के माध्यम में दोस्त काट लिया जाता है। लेकिन खरीफ फसल जैसे दोस्तों जो मानसून, अभी हमारे खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल जैसे कि जून जुलाई में हमारे यहाँ धान रोपा जाता है, जौ रोपा जाता है ना, जौ नहीं दोस्तों, जौ में मक्का के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जून जुलाई में किया जाता है, और ये सितंबर अक्टूबर में दोस्त काट लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आप सबको याद रखनी है, और ऐसे भी अगर आप गांव से होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लल्लू टाइप से है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, कि केशवानंद भारती 1973 का मामला किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। मैं हमेशा कहता हूं संविधान से संबंधित ये जो दो केस है ना, एक वो वीरूवादी बनाम केस और एक आपकी केशवानंद भारती बनाम केस, हमेशा क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपने याद किए होंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही करके आए होंगे, ठीक है। तो मूल संरचना सिद्धांत पे ये सिद्धांत जुड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको इंपॉर्टेंट और भी इनके बारे में क्या जानना चाहिए, मैं आप सबको दोस्तों रिवीजन कराने वाला हूं। अगर मैं वीरूवादी बनाम केस की बात करूं, तो सबसे पहले आप सबको याद रखनी कि 1960 में दोस्तों ये आया था, ठीक है। क्या उद्देश्य था दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये मैं बात करूँ तो यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता के संबंध था, जिसमें से वीरूवादी संघ के क्षेत्र को वितरण शामिल किया था, जो दोस्त आप सबको याद रखने, और बहुत अच्छे तरीक़ा से ये हमेशा माना जाता है, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसमें फैसला दिया था, तो जो वीरूवादी संघ है सो पाकिस्तान को फिर बाद में दे दिया गया था, है ना। इसी के साथ दोस्तों आपके केशवानंद भारत बनाम केस आपके 1973 है, और इसमें दोस्तों कारण ये था कि मामला राज्य के कुछ भूमि सुधार कानूनों के खिलाफ दायर या याचिका से संबंधित, जिसमें प्रस्तावना की प्रकृति और संविधान के मूल ढांचों को समझने का मुद्दा था, है ना। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये दोनों वीरूवादी बनाम केस 1960 में और केशवानंद भारती बनाम केरल जो संबंधित है 1973, ये दोस्तों इनका डायरेक्ट एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनसे संबंधित दोस्तों क्या उद्देश्य था, ये भी क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको दोनों बता दिया हूँ, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मानव विकास सूचकांक SDI किसने विकसित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, महबूब उल हक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि मानव विकास सूचकांक SDI किसने विकसित किया था, तो महबूब उल हक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि झूमर किस प्रकार का एक नृत्य है और किन राज्यों में दोस्तों ये प्रचलित है। मेरे दोस्त मैं हमेशा कहता हूँ आपके एग्जाम में वाद्य यंत्र से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित, जनगणना से संबंधित, पंचवर्षीय योजना से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, और मैं बताऊँ बहुत बताने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्त आपको मैं कह रहा हूँ इतना सारा टॉपिक कम से कम याद करके जाना, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, और मैं पुनः कह रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट से पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर दोस्तों आप पढ़ के नहीं जाओगे ना, तो किसी का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं, अपने आप खुद जाओगे, है ना। तो जरूर पढ़ के जाना, अपने से गद्दारी मत करना, बस जीवन में एक बात याद रखनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको असम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जैसे कि बिहू, बगरुम्बा, आपके भोरताल, आपके भोजापाली, नट पूजा, बथुकम्बा, ये सभी के सभी दोस्त इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आपके झुमुरा जो है ना, आपके झारखंड से भी संबंधित कुछ ऐसे जहाँ जिला है दोस्तों, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से जैसे देखो झूमर हो गया, सोहरा आ जाएगा, कर्मा आ जाएगा, फगुआ आ जाएगा, डोमकच आ जाएगा, ये आपको दोस्त झारखंड से भी इस क्वेश्चन के माध्यम से रिलेट करके पढ़ लेनी है, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता आप सही करके आओगे, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो अपनाई जाती है। देखो दोस्त कुछ कर तो सकते नहीं हैं, भूकंप अगर आ भी जाए तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं सर, मेरा क्या औकात है करने का। लेकिन दोस्त आप ये हो सकता है कि कुछ चेतावनी दिया जा सकता है कि घर से बाहर हो जाओ, कुछ खाली स्थान में चला जाओ, ताकि कुछ हमें नुकसान ना हो जाए। बाकी बात कुछ हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से दोस्तों हमें एक रणनीति बनाई जा सकती है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है। मेरा दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट जितने भी दोस्तों अब तक उनके शासक और उनके उपनाम जो दिया गया है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज,
अश्वमेध और परम भागवत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके दोस्तों समुद्रगुप्त से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पुनः कहता हूँ, हर एक छात्र से कहता हूँ, याद करके जानिए। समुद्रगुप्त दोस्तों मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करूँ तो विक्रमादित्य जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। कुमारगुप्त दोस्तों महेंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगर मैं स्कंदगुप्त की बात करूं तो करमद्वितीय और देवराज के नाम से जाना जाता है। अगर मैं जहांगीर की बात करूं तो सलीम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त आज का ये क्लास था और ये क्वेश्चन था, आपको कैसे लगा? अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे ना यार, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगे ना यार, तो दोस्त मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आपका भी ये कर्तव्य होता है, हमको भी सपोर्ट करो यार, है ना। तो दोस्त वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जानिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथीगण का।